तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो मान लीजिए आपके पास में एक वेबसाइट है जो कि आपने एचटीएमएल और सीएसएस से बना रखी है। तो अभी वो जो साइट है वो स्टैटिक मानी जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी इवेंट हैंडलिंग नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ रन टाइम पे चेंज नहीं हो रही है या कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। तो इस जगह पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं इस स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक करने में। तो जावास्क्रिप्ट में पहला पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कही जाती है और ये यूज किया जाता है हमारे क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो ब्राउज़र में रन करती है और वह यूज़ करती है डोम को, जिसकी हेल्प से वो डेटा को मैनिपुलेट कर पाती है वेब पेज पर। अगर हमें सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे हेल्प करती है, और अगर हमें डेटा को फेच या सेंड करना है तो वहाँ पर भी ये डोम की हेल्प से परफॉर्म कर पाती है। अब थर्ड पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब थ्रेड का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमारे पास में क्रोम है, ठीक है। अब क्रोम में मल्टीपल टैब्स चल रही होती हैं। तो ये जो चीज़ है इसको मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं कि एक बार में मल्टीपल थ्रेड्स देखो चल रहे हैं पैरेलली। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में एक बार में सिर्फ एक ही कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इसीलिए ये सिंगल थ्रेडेड होती है और इसके अंदर एक ही कॉल स्टैक और एक मेमोरी हीप होती है। अब यह यूज करता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो कि आता है हमारे पास में कॉल बैक्स में, एसिंक का वेट में, प्रोमिसेस में। लेकिन एसिंक्रोनस होता क्या है, तो ऐसा समझ सकते हो कि मान लो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, ए बी सी डी। अभी क्या हो रहा है कि हमें ये एग्जीक्यूट करना है, मतलब जावास्क्रिप्ट को। तो अगर ए में वेटिंग टाइम नहीं है तो उसने ए को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया। अभी बी को चेक किया, मान लो बी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, लॉन्ग टाइम टेक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस बी को इस कॉल स्टैक में सेंड कर देगा। वो बी के लिए वेट नहीं करेगा। फिर वो सी पे आया, सी तुरंत एग्जीक्यूट हो सकता है, उसने कर दिया। अगेन डी पे आया तो उसने देखा कि डी जो है हमारा वो भी तुरंत एग्जीक्यूट हो सकता है, तो उसने डी को कर दिया। अब वो जाके कॉल स्टैक चेक करेगा और कॉल स्टैक उसे मिलेगा कि अभी बी हमारा पेंडिंग में था, वो अब रिजॉल्व हो चुका है, तो वो बी को प्रिंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस टेक्निक, जिसमें वो किसी भी चीज़ का वेट बिना किए एग्जीक्यूट करते चला जाता है। और चौथा पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट हमारी होती है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मानी जाती थी पहले। लेकिन अभी हमारे पास में जो मॉडर्न इंजन्स आ चुके हैं उसमें क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कंपाइलेशन का और इंटरप्रिटेशन। अब ऐसा इसलिए होता है जिससे कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ लिया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करे वो इंटरप्रेटेड कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट डोम का यूज करती है, तो ये डोम क्या होता है। तो डोम का जो फुल फॉर्म है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डोम जो होता है ये एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर होता है पूरे वेब पेज का, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि हायरार्किकल ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एचटीएमएल पेज। यह हेल्प करती है हमको डायनेमिक एक्सेस करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में, वेब पेज को स्टाइल करने में। इसके साथ में डोम प्रोवाइड्स अ वे फॉर प्रोग्रामर टू इंटरेक्ट विद वेब पेज, अलाउइंग एलिमेंट्स टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट। कहने का मतलब बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट ही एक्चुअली ये नीचे वाला भी है। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि डोम कहते किसे हैं। तो उसके लिए आप ये समझ सकते हो कि ये आपका वेब पेज है। ये जो पूरा वेब पेज है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोल देंगे, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि एचटीएमएल टैग होता है पहले, जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं, क्योंकि ये रूट एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। अब इस एचटीएमएल के अंदर एक हेड टैग होता है, ठीक है। इस हेड टैग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं और हेड के नीचे हमारा बॉडी टैग होता है। तो हेड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि टाइटल कहलाते हैं, मेटा होता है, लिंक टैग होता है, ठीक है।
इसके अलावा बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर हम पूरा अपना कंटेंट लिखते हैं। उस कंटेंट लिखने के लिए भी हम div का यूज करते हैं, स्पैन का यूज करते हैं, हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। अगेन एंकर के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। ये जो पूरी एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, तो इसी का एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोम कहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट में तीन तरीके की वेरिएबल होते हैं। एक होता है var, दूसरा होता है let और तीसरा होता है हमारे पास में const। ठीक है। अब होता क्या है कि जावा स्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं कि लूजली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं है कि ये स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिक है, लेकिन वो रन टाइम पे समझ जाता है, तो उसे हम लूजली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका तरीका होता है, तीन तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। एक तो वार की हेल्प से, एक लेट की हेल्प से, एक कॉन्स्ट की हेल्प से। ठीक है। आप लोग यहाँ पे रेफरेंस के लिए पीपीटी भी देख सकते हैं। इस पीपीटी को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन अगर हम बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है वार में, लेट में, कॉन्स्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वार होता है, वो जो वेरिएबल बनता है वो ग्लोबली स्कोप भी हो सकता है और फंक्शनली भी हो सकता है। हमारा जो लेट है वो हमेशा ब्लॉक स्कोप होता है। कहने का मतलब, अगर हमने एक फॉर लूप चलाया है, तो हमारे पास में ये एक ब्लॉक हो गया, और ये जो हमारा यहाँ का स्पेस है ये पूरा, ये हमारे पास में ग्लोबल स्कोप है। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होता है तो इसको फंक्शनल स्कोप बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लेट क्या होता है, तो लेट ब्लॉक स्कोप, अगर हमने लेट ए इज इक्वल टू 3 यहाँ डिक्लेयर किया है, तो हम लेट ए इज इक्वल टू 4 इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो क्लैश नहीं आएगा। ठीक है, वही कहना चाह रही है। लेकिन वेर को हम लोग बाहर ही कई बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे वार ए इज इक्वल टू 3, यही नीचे ही मैंने लिख दिया वार इज इक्वल टू 4, तो ए जो है वो 4 में अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा वेर होता है। और लेट मैंने बता दिया कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर पॉसिबल है। वो भी रीडिक्लेयर नहीं होता ब्लॉक के अंदर, उसके पास में सिर्फ ब्लॉक एक्सेस होता है। कॉन्स्ट भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। वेयर जो हमारा होता है वो रीडिक्लेयर किया जा सकता है। लेट हमारा रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता विद इन इट्स स्कोप। जैसे अगर ग्लोबली हमने एक बार डिक्लेयर किया, दोबारा हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। किसी ब्लॉक के अंदर उसको हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उस स्कोप में नहीं कर सकते। मतलब एक बार से ज़्यादा डिक्लेयर पर्टिकुलर स्कोप में नहीं कर सकते। कॉन्स्ट हम रीडिक्लेयर कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो ब्लॉक स्कोप पे हो, चाहे वो ग्लोबल स्कोप हो। वो पूरे पेज पे सिर्फ एक ही बार हो सकता है कॉन्स्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देखो, जैसे मैंने वेर इज इक्वल टू 3 लिखा, वेर इज इक्वल टू 4 लिखा, और इसको हम कंसोल करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है वेर के केस में। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये रिडिक्लेयर किया जा सकता है और ए की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी, जो सबसे आखिरी में असाइन किया है हमने। लेकिन अगर हम बी के साथ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब लेट अस सपोज मान लो हमारे पास में एक फंक्शन होता फन नाम का। अब इस फन के अंदर में हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। ऐसे ये हमारा ग्लोबल स्कोप है, फन के ऊपर हमारा ग्लोबल स्कोप है। इसके अंदर हमने लिखा लेट बी इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो दोबारा यहाँ रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दूसरे स्कोप में रीडिक्लेयर करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बी इज इक्वल टू 4 लिखते हैं तो ये पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू 4 इसका ग्लोबल स्कोप है, और इस ब्लॉक स्कोप के अंदर हमारी बी की वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी, जो बाहर डेटा है। तो इस तरीके से आप लोग वेयर और लेट समझ सकते हो। कॉन्स्ट हमारा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट वैल्यू। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है कि डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगेन अगर हम बात करें कि ये एग्जांपल के साथ हम समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा कि लेट अस सपोज हमारे पास में एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 है न्यूमेरिक 5 है, और एक हमारे पास में अगेन b वेरिएबल है जिसके अंदर कैरेक्टर ऑफ 5 है। अगर हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि a डबल इक्वल्स टू b,
तो वो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, उसके डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। तो उसे क्या देखेगा कि 5 इक्वल टू 5 की बात हो रही है, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम ए ट्रिपल इक्वल्स टू 5 करते हैं तो ये चीज़ फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि ये डेटा टाइप के साथ, वैल्यू के साथ में डेटा टाइप भी चेक कर रही होगी। तो एक इंटीजर एक कैरेक्टर, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। अब एक इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन बनता है इंटरव्यूअर्स का, वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें 1 और 2 है, कुछ भी ले सकते हो, और एक अगेन वेरिएबल ले लो, सेम वैल्यू उसमें भी असाइन कर दो। अब बताओ कि क्या ए डबल इक्वल्स टू बी या ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी, क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट जो बनता है उसका रेफरेंस मेमोरी में अलग अलग जगह होता है। वैल्यू सेम होने का ये मतलब नहीं है कि वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ए इक्वल टू बी या ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी चेक कर रहे हैं तो वो रेफरेंस को चेक करता है, ना कि वैल्यू को। इसलिए ये फॉल्स रिटर्न होता है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख भी सकते हो, आप लोग के रेफरेंस के लिए लिखा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है कि भाई मैप, फिल्टर, रेड्यूस और फॉर ईच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग मैप की बात करें तो ये जो होता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हर बार क्या करता है, एक नई कॉपी जनरेट करता है ओरिजिनल एरे की। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये सब का यूज क्यों होता है। तो इन सब का यूज होता है किसी डेटा को मैनिपुलेट करने में या ट्रावर्स करने में, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक एरे है, इसमें हमारे पास में 2 3 4 है। तो जब हम इस पे मैप लगाते हैं, इसका सिंटैक्स आगे मैं दिखा दूंगा, अभी समझने के लिए देखो कि जब मैं लिखता हूँ मैप डॉट एरे, तो ये जो भी फंक्शन हम मैप का लगाएंगे इस एरे पे, तो ये इसी एरे को मैनिपुलेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसकी एक कॉपी जनरेट करेगा, फिर उस चीज पे ये मैप ऑपरेशन लगा रहा होगा। ये एक कॉपी जनरेट करेगा, इसके बाद वो मैप फंक्शन लगा रहा होगा। We use it when we want to do something with the elements of the original array but don't want to change it. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट नहीं करता है, इंस्टेड एक नया एरे बनाता है जो कि एक डुप्लीकेट कॉपी होता है ओरिजिनल एरे। ये आइटरेट करने में हेल्प करता है। और इसके साथ में मैप हमारे कॉल बैक फंक्शन आर्गुमेंट के तरीके से, मैप हमें आइटरेट करने में हेल्प करता है ओरिजिनल एरे को, और यह एक कॉल बैक फंक्शन आर्गुमेंट में लेता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, सिंटैक्स इसका यही होता है कि एरे का नेम डॉट मैप। अब ये जो है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आइटम, हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम ये करते हैं तो हमें एक नया डुप्लीकेट एरे मिलता है, जो कि ये मिल चुका है हमको, और हर एलिमेंट इसमें डबल होके आ रहा है। नेक्स्ट फिल्टर की बात करें तो फिल्टर भी क्या करता है कि एक नया एरे क्रिएट करता है जो गिवन कंडीशन को मीट करती है। ये भी हमारा ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फिल्टर के लिए जैसे हमारे पास में ये वर्ड्स नाम का एक एरे है, इसके अंदर अगर देखो हमने फिल्टर लगाया है, और फिल्टर में जो हमारा कॉल बैक फंक्शन उसमें हमने पास किया है कंडीशन कि जिन वर्ड्स की लेंथ 6 से बड़ी हो वो हमें मिल जाए। तो एक हमें नया एरे देता है जिसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जिनकी लेंथ 6 से बड़ी है, या तो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब रेड्यूस जो होता है वो हमारा किसी पर्टिकुलर डेटा को ट्रावर्स करने के लिए होता है, और ट्रावर्स करके जो फंक्शन होता है वो उसका पूरे सारे एलिमेंट का सम निकाल लेता है। अब जो रेड्यूस फंक्शन होता है ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं। पहला होता है कि टोटल अमाउंट कितना, टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है सम अप करते करते, और अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, जो करंट एलिमेंट होता है हमारा एरे का। जैसे मैं इस एरे पे अगर रिड्यूस लगाता हूँ तो टोटल की वैल्यू स्टार्टिंग वो क्या कंसीडर करेगा, 0, और अमाउंट क्या है 29.76। तो जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो टोटल प्लस अमाउंट क्या करेगा, सम अप हो जाएगा। इसके बाद अगली कॉल पे टोटल की वैल्यू हमारे पास में ये अपडेट हो जाएगी, और अमाउंट की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों का सम अप हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो अगेन टोटल बन जाएगी, और अमाउंट हमारे पास में ये हो जाएगा, तो इन दोनों का अगेन सम अप हो जाएगा, और हमारे पास में एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास में फॉर ईच बचता है। तो फॉर ईच भी एक तरीका होता है हमारे एरे को आइटरेट करने का,
और उनके एलिमेंट्स के साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक की डिफरेंस होता है फॉर ईच में कि ये जो है ना, ये कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाती, ये ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर देती है। अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो इस चीज़ को कि ये मैप जो होता है नया एरे देता है, लेकिन हमारा फॉर ईच ऐसा नहीं करता। आप लोग ये एग्जांपल अच्छे से देख सकते हो। मैप मैंने पहले ही बता दिया था। फॉर ईच देख लो, एरे के हर एलिमेंट को उसने क्या किया, चेंज कर दिया। अगर हम इसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जबकि हम एरे जब प्रिंट कराएंगे तो हमें वो डेटा चेंज होके मिलेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अगला पॉइंट अगेन डिफरेंट है हमारे मैप से कि मैप में चेनिंग पॉसिबल है। कहने का मतलब हम किसी पर्टिकुलर एरे पे या डेटा पे मल्टीपल टाइम्स मैप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन हमारे पास में अगर बात करें फॉर ईच में, तो वहाँ पे चेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्लोजर का। तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास में कोड दिया हुआ है। अगर ध्यान से समझो, इस कोड में एक फंक्शन है आउटर, जो कि वंडरफुल फंक्शन नाम से, और एक हमारे पास में इनर फंक्शन है। अभी देखो, हमने काउंटर वेरिएबल कॉल किया है, सॉरी काउंटर फंक्शन कॉल किया है, तो इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? सिंपल सा देख के समझ आ रहा होगा कि इसे 1 प्रिंट करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यही तो है क्लोजर। हम रोज इसको यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसी कॉन्सेप्ट को क्लोजर बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फंक्शन हमने कॉल किया, उसके अंदर हम कंसोल करवा रहे हैं एक वेरिएबल को। तो वो वेरिएबल जो है इसके आउटर स्कोप में, इस फंक्शन के अंदर नहीं है, वो डिक्लेयर है इसके आउटर स्कोप। तो यही तो होता है क्लोजर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टूगेदर enclosed with references to its surrounding state। इस सराउंडिंग स्टेट को लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। और इसको और इजी वे में कैसे बोल सकते हो कि क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम अ इनर फंक्शन। तो ये इनर फंक्शन था, ये स्कोप कहाँ से पा रहा है? इस काउंट वेरिएबल का आउटर से। तो यही होता है क्लोजर। और क्लोजर को एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या जावास्क्रिप्ट में कोई तरीका होता है प्राइवेट वेरिएबल बनाने का, तो उसको ये बता सकते हो कि क्लोजर इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच we can make a variable as similar to private variable। why I am saying that? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर हमने इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो ये इनर फंक्शन में हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये वेरिएबल क्या, वो प्राइवेट हुआ, क्योंकि हम उसे बाहर से कॉल नहीं कर पा रहे। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे पास में क्लोजर के? तो सबसे पहला करिंग होता है, और दूसरा होता है डेटा हाइडिंग, और इनकैप्सुलेशन भी बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मुझसे ही इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि क्या कोई तरीका होता है प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने का? तो हाँ, इसका तरीका यही है कि वो जो सिमिलर उसका फीचर है प्राइवेट वेरिएबल का, वो हम अचीव कर सकते हैं क्लोजर की हेल्प से। लेकिन उसके पहले हम लोग और एक चीज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या है क्लोजर का। तो हर चीज का एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज में लिख सकते हो कि ओवर कंजप्शन मेमोरी जो होता है, और मेमोरी लीक जो होता है, वो क्लोजर की वजह से हो सकता है। अभी देखते हैं हम लोग करिंग फंक्शन क्या होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब करिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास में, इसको भी हम एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम इसका थ्योरी देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम एक तरीके से बात करें, तो ये हम नॉर्मल, अगर हमें कोई दो वेरिएबल्स ऐड करने, तो हम इस तरीके से फंक्शन बना देते हैं कि a कॉमा बी है, तो a प्लस बी रिटर्न कर दो, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। लेकिन करिंग क्या होता है? ये जो तरीका है, ये करिंग का है। ये तो नॉर्मल था, अब ये करिंग है। करिंग क्या कहता है कि हर एक जो पैरामीटर है ना, उसको एक फंक्शन के अंदर डाल दो, मतलब मल्टीपल फंक्शन बना दो, और हर फंक्शन एक बार में सिर्फ एक पैरामीटर एक्सेप्ट करे। यही होता है करिंग। जैसे यहाँ a कॉमा बी साथ में था, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें a हमने सिर्फ पास किया, सिंगल वेरिएबल या सिंगल पैरामीटर। अगेन वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें हमने एक पैरामीटर अगेन लिया है, और उसके अंदर हमने a प्लस बी किया है। तो इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी, लेकिन ये करिंग होता है। तो यहाँ पे पढ़ो, देखो, करिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फंक्शन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स और टर्निंग इट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ईच विथ ओनली अ सिंगल आर्गुमेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही होती है करिंग। मूव करते हैं कि वेस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में।
अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो समझो, वेस्टिंग जो होता है कोई मेथड या कोई फंक्शन नहीं होता, ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखो। दूसरी चीज ये रखो कि वेस्टिंग हेल्प क्या करता है। तो वेस्टिंग हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को पहले ही एक्सेस करने के लिए, बिना उसके डिक्लेरेशन के। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें हम टेस्ट को कंसोल पहले कर रहे हैं, फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन होस्टिंग की हेल्प से जावास्क्रिप्ट इसको कैसे देखता है, लिखा तो ये है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको इस तरीके से देखता है। इसमें क्या किया गया है, जो मैंने बोला वही किया गया है, कि सबसे पहले जितनी भी डिक्लेरेशन उसको टॉप पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे वेर टेस्ट जो है एक डिक्लेरेशन है, तो इसको हम टॉप पे ले गए। इसके बाद अब कोड एग्जीक्यूट होना चालू होगा, तो उसे कंसोल डॉट लॉग टेस्ट मिला, तो उसने इसकी वैल्यू को एरर नहीं दिखाया। ध्यान से समझना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं बिना डिक्लेयर किए तो एरर आता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ध्यान से समझो कि वेस्टिंग की हेल्प की वजह से वो एरर नहीं देता है। इनफैक्ट वो जो उसकी वैल्यू रहती है वो रिटर्न करता है। अब देखो, टेस्ट यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर था, इसको कोई वैल्यू अभी तक दी नहीं गई थी, तो इसलिए उसमें अनडिफाइंड वैल्यू थी, ना कि एरर। तो वेस्टिंग ध्यान से समझो यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल की, तो होस्टिंग तो होती उनकी भी है, लेकिन वो इनिशियलाइज नहीं होते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें टेस्ट वेरिएबल भी इनिशियलाइज कहाँ हुआ था, यार हुआ था। ये अनडिफाइंड वैल्यू से इनिशियलाइज होती है भाई। जब इसका डिक्लेरेशन टॉप पे आया ना, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसको अनडिफाइंड दे दिया जाता है, इसलिए इसने अनडिफाइंड प्रिंट किया। लेकिन जो लेट और कॉस्ट होता है ना, उसका डिक्लेरेशन ऊपर तो जाता है, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। इस वजह से अगर हमने लेट और कॉस्ट यूज किया बिना डिक्लेयर किए उसको पहले एक्सेस करने के, तो वेस्टिंग तो होती है, मतलब उसका भी डिक्लेरेशन टॉप पे जाता है, लेकिन अनडिफाइंड भी उसको नहीं दिया जाता, उसमें असाइन नहीं किया जाता। जिस वजह से जब उसको एक्सेस करते हैं तो वहां पे रेफरेंस एरर आता है। एग्जाम्पल ये अगेन है, यहाँ पे वेर एज इक्वल टू 5 और ए को हमने एक्सेस किया है, अपडेट किया है। लेकिन इस चीज को जावास्क्रिप्ट हमारा कैसे देख रहा होगा कि उसने सबसे पहले वेर ए को ऊपर ले गया, इसके बाद में वो क्या किया, उसने कोड एग्जीक्यूट किया। वेर ए जब ऊपर गया तो ए में अनडिफाइंड जो है हमारा, वो असाइन हो गया, या ऐसे बोल सकते हो वैल्यू दे दी गई। लेकिन अब ए यहाँ पे आया, अपडेट हो गया, तो अनडिफाइंड हट के 5 अपडेट हो गया, और इसने 5 रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर हम उसी जगह इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, अब एक चीज और समझो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर देता है, कि जो हमारा वेस्टिंग होता है उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन टॉप पे जाती है, इनिशियलाइजेशन नहीं जाती है। इस एग्जाम्पल से समझो इस चीज को, कि लिखा तो ये है, लेकिन होस्टिंग की वजह से क्या होगा कि डिक्लेरेशन जो ए है वो टॉप पे चला जाएगा, लेकिन एज इक्वल टू 5 टॉप पे नहीं जाएगा। यही चीज यहाँ लिखा गया है कि इनिशियलाइजेशन, मतलब जो वैल्यू असाइन की गई है उसको हम वेस्टेड नहीं कर सकते, वेस्टिंग उसकी नहीं होती है, सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर जाता है। तो इस वजह से अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो ये हमारे पास में अनडिफाइंड ही आएगा इसका आंसर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, कि लेट और कांस्ट जो होता है वो होस्ट तो होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कंसोल डॉट कंसोल कर देते हैं हम लोग, बाकी चीजें लिख देना ए, और नीचे हम लिखते हैं लेट ए। तो ये चीज हमको रेफरेंस एरर दे देगी। देखो जावास्क्रिप्ट इसको कैसे देख रहा होगा, लेट ए को ऊपर ले जाएगा और इसके बाद कंसोल चेक करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वेयर जो होता है उसमें अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाती है वेस्टिंग के वक्त, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में नहीं होती है। जिस वजह से जब इसको एक्सेस करोगे तो वहां पे हमारे पास में रेफरेंस एरर आता है। अब वो क्यों आता है वो देखो, क्योंकि ये एग्जिबिट करते हैं एक टेम्पेरल डॉट जोन बिहेवियर को, ठीक है, जो वेयर में नहीं होता है। अब वेस्टिंग में क्या होता है, बोथ लेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन आर वेस्टेड एट टॉप ऑफ देयर ब्लॉक। तो अभी अभी हमने देखा लेट और कॉन्स भी वेस्टिंग होती है उनकी, लेकिन वेर की तरह उनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है, जैसे वेर में अनडिफाइंड असाइन हो जाता है। इस वजह से वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई वेरिएबल क्रिएट किया जाता है लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से, तो वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं, जब तक
उनको एक्चुअल डिक्लेरेशन नहीं मिल जाता, तब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं। और वहां तक वो क्या होता है, अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो रेफरेंस एरर आता है। और जैसा कि अभी हमने देखा, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो हमारा वेस्टिंग नहीं होती उसकी। तो आई होप वेस्टिंग आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। इंटरव्यूअर इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक करते हैं, तो इसलिए इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो। अब और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं अपने पिछले कॉन्सेप्ट की हेल्प से। मैंने भी अभी बताया था कि जब लेट और कॉस्ट की हेल्प से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उसे पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल से। अभी मैंने समझाया था, जब हमने ऐसा कोड लिखा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको वेस्टिंग कर देगा। अब वेस्टिंग में क्या होता है कि इस पूरे कोड के ऊपर अगर कोई भी डिक्लेरेशन है टॉप पे चली जाती है। इस पूरे कोड में मुझे दिख रहा है कि लेट बेस्ट फूड मेरा टॉप पे चला गया। ठीक है, ध्यान से समझना कि सिर्फ इसका डिक्लेरेशन टॉप पे गया है, ये वैल्यू के साथ में नहीं जाता है। तो अभी जब मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो अगर यहाँ पे वेर होता, तो वेर को अगर हम एक्सेस कर रहे होते, वेर बेस्ट फूड होता, इसके बाद में हम उसको कंसोल कर रहे होते, तो इसकी जो वैल्यू होती वो प्रिंट हो जाती अनडिफाइंड। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में ये रेफरेंस एरर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेट और कॉन्स्ट के टाइम पे ये टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। यहाँ पे हम अनडिफाइंड भी इनिशियलाइज नहीं करवा रहे होते हैं। जो कि टेम्पोरल डेड जोन वह एरिया ऑफ ब्लॉक होता है जहाँ पे एक वेरिएबल जो होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते जब तक वो वेरिएबल कंप्लीटली इनिशियलाइज ना हो जाए किसी वैल्यू की हेल्प से। और यह सिर्फ होता है लेट और कॉन्स्ट के साथ में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, इसके नीचे टेम्पोरल डेड जोन रहेगा क्योंकि अभी तक इसका कंप्लीट इनिशियलाइजेशन विद वैल्यू नहीं मिला है। यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि अभी तक कंप्लीट इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेफरेंस एरर। अब इसके नीचे भी उसे इनिशियलाइजेशन नहीं मिला तो टेम्पोरल डेड जोन रहेगा। इस एरिया में भी अभी तक कंप्लीट इनिशियलाइज नहीं हुआ है वो वेरिएबल। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो उसे कंप्लीट इनिशियलाइजेशन मिल गया। अब इसके नीचे टेम्पोरल डेड जोन खत्म हो गया क्योंकि टेम्पोरल डेड जोन कहाँ खत्म होता है, जहाँ पे उसे कंप्लीट इनिशियलाइज मिल जाती है वो वेरिएबल। तो अब यहाँ पे एक्सेस करोगे तो उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसलिए देखो लिखा है कि लेट एंड कांस्ट वेरिएबल एग्जिस्ट टेम्पोरल डेड जोन जब तक कि वो कम्प्लीटली इनिशियलाइज ना हो जाए। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेस्टिंग क्या होती है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट अगेन है कि दिस कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए भी लोग काफी परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि दिस कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये एक तरीके का कीवर्ड होता है जो कि ऐसा बोल सकते हो कि रेफर करता है किसी ऑब्जेक्ट को। सिर्फ ध्यान से समझो, समझ आ जाएगा ये भी अच्छे से। अब होता क्या है कि दिस को हम जहाँ पे कॉल करते हैं वो डिपेंड करता है कि इसकी क्या वैल्यू ये रिफर करने वाला है, क्या ऑब्जेक्ट रिफर करने वाला है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक खाली विंडो पे क्या किया, दिस कॉल कर लिया, ऐसे कंसोल डॉट लॉग दिस। ये क्या करेगा, ये खोजेगा अपने आसपास कि इसके पास सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसको ये रेफर कर सकता है। तो अभी तो देखो ये पूरी विंडो पे कॉल हुआ है दिस, अगर ध्यान से देखो तो ये किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो ये क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगेन हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक नाम का, जिसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस कर दिया है। अब फिर से देखो कि एक ऑब्जेक्ट भी बनाया जिसके अंदर मैंने माई फंक इधर क्या किया है, लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है, इस माई फंक्शन को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो ओबीजे के साथ हमने कुछ इस तरीके से इसको बाइंड करके कॉल कराया है। तो जब ये बाइंड हो गया ओबीजे ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के साथ में, तो इसका जो दिस वेरिएबल है इस फंक्शन का वो रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को। लेकिन उसी जगह अगर ध्यान से समझो, हमने डायरेक्ट माई फंक्शन कॉल करा लिया, तो ये देखो ये फंक्शन देखो तो ये पूरा विंडो में ही एग्जिस्ट करता है। ये जो दिस वेरिएबल होगा ये किसको रेफर कर रहा होगा, विंडो ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दिस वेरिएबल डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, वो किस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला है। वो कौन डिसाइड करता है, जहाँ पे वो कॉल होता है।
तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल, अप्लाई, बाइंड। अब कॉल क्या होता है कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है ये तुरंत हो जाता है। अप्लाई क्या करता है, ये भी तुरंत हो जाता है। लेकिन बाइंड क्या करता है, ये सबसे पहले वैल्यू को लाके स्टोर करता है, जिसको हम कभी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। मुझे पता चल रहा है कि आप लोग को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि स्टार्ट होती है मैं क्या बताने लगा, लेकिन 1-2 मिनट वेट करो, अभी ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बस अभी ये समझो कि अगर जैसे समझो कि obj.call मैंने ऐसे करके कुछ किया, ठीक है, तो ये तुरंत ही रन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने obj.apply रन किया तो वो भी तुरंत कॉल मतलब तुरंत रन कर जाएगा। लेकिन अगर हम बाइंड करते हैं ना इस चीज को, तो ये किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा होगा, इसकी वैल्यू को। अगर हम यहाँ पे बाइंड लिखते हैं, जिसको हम कभी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स क्या पास होते हैं, तो बाइंड के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ आइटम होती है, इसमें एरे होता है, इसमें अगेन लिस्ट ऑफ आइटम होती है। लिस्ट ऑफ आइटम्स मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे हम पास करते हैं कॉल के अंदर। लेकिन अप्लाई के अंदर हम एरे के फॉर्म में वैल्यूज पास करते हैं, जो भी पास करते हैं। देखो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कॉल क्या है। द कॉल मेथड इज यूज्ड टू इन्वोक अ फंक्शन with a specified this value and argument provided individually। इंडिविजुअली का मतलब यही है, लिस्ट ऑफ आइटम्स याद करो मैंने क्या कहा था, ए कॉमा बी कॉमा सी के फॉर्म में हम वैल्यूज पास कर सकते हैं, चाहे जितने आर्गुमेंट्स हमारे पास में। तो इस तरीके से ध्यान से देखो। और ये क्या करता है, इन्वोक करता है किसी फंक्शन को एक पर्टिकुलर दिस वैल्यू के साथ। ये एग्जांपल देखने से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स एक्सेप्ट किए हैं आर्गुमेंट में, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, कंसोल किया है मैसेज वन को जो एक्सेप्ट किया था, और दिस डॉट नेम को किया है प्लस मैसेज टू को। अब ध्यान से समझो कि ये दिस किसको रेफर करेगा, वही चीज़ यहाँ समझने वाली है, जो कि हम कॉल, अप्लाई, बाइंड के हेल्प से दिस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट था जिसमें नेम था जेन। अब हमने कॉल किया इस फंक्शन को, देखो ग्रीट, ये फंक्शन को कॉल किया हमने विद द हेल्प ऑफ कॉल, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया पर्सन, और हमने कुछ कुछ वेरिएबल्स पास कर दिए। वेरिएबल्स मतलब कुछ वैल्यूज पास कर दी जो वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे, मैसेज और मैसेज टू में स्टोर हो गए। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने पर्सन पास किया है, और जो ये कॉल हमने अब यहाँ पे यूज किया, ये क्या करेगा कि ग्रीड के अंदर अगर कोई दिस वैल्यू है, तो वो रेफर करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो इस कॉल के अंदर पास हुआ है। तो इसका मतलब इसका दिस जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। दैट्स ऑल, यही होता है कॉल, ठीक। अब अप्लाई की बात करते हैं। तो अप्लाई में अपने पास में क्या होता है, ये भी कॉल की तरह ही होता है, लेकिन जो आर्गुमेंट्स हम वहाँ पे ऐसे सेपरेट करके पास कर रहे थे, वो यहाँ पे एरे के फॉर्म में होंगे। बस यही एक डिफरेंस होता है अप्लाई में। अगेन वही एग्जांपल सब कुछ है, यहाँ पे भी दिस कॉल हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी ये दिस जो है विंडो का एक रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को। लेकिन जैसे ही हमने अप्लाई यूज किया और जो ऑब्जेक्ट पास किया, तो इस ऑब्जेक्ट से इस वाले फंक्शन का दिस जो होगा वो रेफर कर देगा, और आर्गुमेंट्स को हम इसमें एरे के फॉर्म में सेंड करते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है कॉल और अप्लाई में। अब बात करते हैं बाइंड का। तो बाइंड जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या करेगा, अभी जो भी करना है करके इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसमें भी आर्गुमेंट क्या होते हैं, सेपरेट होके पास किए जाते हैं। तो सब कुछ वही है, बस ये क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा और इसको फ्यूचर में कभी यूज। So let us move to our next question, that is what is prototypal inheritance। तो अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरव्यूअर्स काफ़ी पूछते हैं। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जो होता है उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक मैकेनिज्म होती है जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनहेरिट करता है, प्रॉपर्टी कह सकते हो, फंक्शंस या मेथड्स कह सकते हो किसी और ऑब्जेक्ट का। जैसे लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है ओ बी जे, ठीक है। ओ बी जे में एक फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं। लेट अस सपोज हम फंक्शन है कोई टेस्ट नाम का। अब ओबीजे के अंदर टेस्ट नाम का फंक्शन है ही नहीं, तो ओबीजे जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है उसके मेथड का। अब मान लो obj2 होता, तो अगर हम obj का प्रोटोटाइप obj2 बना दें
और obj2 के अंदर टेस्ट नाम का फंक्शन हो और हम टेस्ट अगर कॉल कर रहे हैं obj पर जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये इसको उधार ले लेगा इसके टेस्ट को, अगर ये प्रोटोटाइप होगा obj2 obj का, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज आर रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप when you access a property or method of an object. Like here I want to access test function, and if that property or method is not found on the object itself, JavaScript look for it in the object prototype. तो ये obj2 में इसको सर्च करेगा जहाँ पे वो मिल जाएगा। बाई चांस अगर obj2 में भी नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमने प्रोटोटाइप चेन बना रखा है, obj का obj2 obj2 का obj3 ऐसे करके, तो तब तक सर्च करता रहेगा कि जब तक उसको नल नहीं मिल जाता चेन में। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है कि प्रोटोटिपल इनहेरिटेंस होता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना किसी फंक्शन या मेथड या किसी वेरिएबल को, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा, मान लो कैट नाम का एक ऑब्जेक्ट था, अब इसके अंदर हमने एक फील्ड नेम बना दी जिसको मैंने प्लफी लिख दिया है। अभी मैंने ट्राई किया है कैट डॉट मेक साउंड सर्च करने का, मतलब आउटपुट चाहता हूँ मैं, तो मेक साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता कैट ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन फिर वो चेक करेगा कैट के प्रोटोटाइप में जो कि एनिमल है, और एनिमल के अंदर उसे मिल जाता है फंक्शन, तो वो आउटपुट कर देगा इसकी वैल्यू को। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉल स्टैक इन जावास्क्रिप्ट। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, कहने का मतलब मल्टीपल टास्क पैरेलली नहीं हम परफॉर्म कर सकते जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉल स्टैक होता है, तो जो भी व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट इज एडेड टू टॉप ऑफ द कॉल स्टैक, व्हेन अ फंक्शन कंप्लीट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक अलाउइंग टू द नेक्स्ट इन लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोड देख सकते हो कि कॉल स्टैक में हमारे पास में कुछ इस तरीके से पड़ा होगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग रन। क्यों ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे पहले फंक्शन रन होगा, तो फंक्शन सबसे पहले देखो स्टैक में आ गया, उसके बाद में फिर ग्रीटिंग फंक्शन पड़ा होगा, तो उसके बाद कॉल स्टैक में ग्रीटिंग आ गया, फिर हमारे पास में वो फंक्शन के अंदर का जो कंटेंट है, सबसे पहले हेलो वर्ड प्रिंट होगा, फिर ग्रीटिंग बाहर निकल जाएगा, फिर रन निकल जाएगा, और कंसोल पे हमें हेलो वर्ड दिख जाएगा प्रिंटेड। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और होता है जो कि होता है कॉल बैक क्यू का। तो कॉल बैक क्यू भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। Callback queue, also known as event queue, it is a data structure that stores callbacks and event. It is used in conjunction with the call stack to handle asynchronous operation. ये ध्यान से समझो, callback queue आगे इसका काफी यूज होने वाला है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है ना कि जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड है तो फिर वो कोड को एग्जीक्यूट कैसे कर लेती है एक साथ में। जैसे देखो, अगर मैंने कंसोल कराया है वैल्यू ए को, मान लो ए इज इक्वल टू 5 रहा होता, वेरिएबल है ये, वेर लिख देता हूँ, फिर वेर बी इज इक्वल टू 7 है, ऐसे काफी सारे वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ बी को, ठीक, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ कोई एसिंक्रोनस फंक्शन लिख दिया, एसिंक्रोनस फंक्शन का मीनिंग हो गया हमारे पास में कि ऐसा कुछ कोड लिख दिया जिसका थोड़ा टाइम लगने वाला है उसका आउटपुट आने में, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि इसका वेट नहीं करेगा, इसको जो है ना कॉल बैक क्यू में इंसर्ट कर देगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन को कॉल बैक क्यू में डाल दिया जाता है, जिससे जावास्क्रिप्ट उसका वेट नहीं करता और वो एग्जीक्यूट कर देता है वैल्यूज को ए बी के बाद में, वो जाके कॉल बैक क्यू चेक करता है, अगर उसमें कुछ वैल्यू पड़ी है तो वो उसको प्रोसेस करता है। तो when an asynchronous operation like async await promises set timeout set interval, तो इन सब के बाद में इट्स कॉल बैक फंक्शन इज प्लेस इन द कॉल बैक क्यू, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड अगला क्वेश्चन भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवेंट लूप क्या होता है। तो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि सिंगल थ्रेडेड होने के बाद भी वो कैसे वेट नहीं करता है कोड के एग्जीक्यूट होने का, एसिंक्रोनस कोड के एग्जीक्यूट होने का, क्योंकि हमारे पास में एक कॉल स्टैक होता है और एक कॉल बैक क्यू होता है। जो भी ब्लॉकिंग वाला कोड है वो उसको कॉल बैक क्यू में इंसर्ट कर देता है। मान लो हमारे पास कई सारे एसिंक्रोनस कॉल्स
इस वाले क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इवेंट लूप क्या करता है, उसका काम होता है कि कॉन्टिन्यूसली चेक इफ द कॉल स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। जैसे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ भी पड़ी होंगी, अब एक टाइम बाद ये सारा एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इवेंट लूप जो होता है यही चेक करता है क्या ये स्टैक एम्प्टी हो चुका है। व्हेन द कॉल स्टैक इज नॉट एम्प्टी इट अलाउज ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये आता जाता है, जो भी कोड है जो एसिंक्रोनस नहीं है कॉल बैक स्टैक में आता जाता है। लेकिन अगर कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है, इवेंट लूप जो है वो फेच करता है टास्क एट द टॉप ऑफ कॉल बैक क्यू एंड ऐड इट टू द कॉल स्टैक। तो ये जब एम्प्टी हो गया तब कॉल बैक क्यू पे हमारा इवेंट लूप आता है, और यहाँ से जो पहला टॉप का टास्क होता है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री इसी टास्क की हुई थी, तो इसको स्टैक में भेजता है एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर इसको भेजता है, फिर इसको भेजता है। आई थिंक इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो जो सारा एसिंक्रोनस कॉल रहता है कॉल बैक क्यू में, वो उसको दोबारा से भेजता है स्टैक में एग्जीक्यूट होने के लिए। This is why JavaScript engine executes callbacks only after everything in the call stack has been processed। इसका मतलब है पहले सिंक्रोनस वाला कोड जो होता है वो हमारा आउटपुट में आता है, इसके बाद एसिंक्रोनस वाला कोड लाइन बाय लाइन। एग्जाम्पल देख के ज़्यादा समझ आएगा, जो मैं काफ़ी देर से बता भी रहा हूँ। हमारे पास में ये नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा ए, लेकिन ये एसिंक्रोनस कोड है तो ये ब्लॉक कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, कॉल बैक क्यू में डाल देगा। तो ये सेट टाइम आउट वाली चीज़ जो है हमारे कॉल बैक क्यू में आ जाएगी, और वो फिर अगले कोड पे जंप करेगा तो सी प्रिंट होगा। अभी हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो चुका है, इस कॉल बैक क्यू में इवेंट लूप आके चेक करेगा और इसको जो है बाहर निकाल के स्टैक में डाल देगा, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो बी प्रिंट हो गई, तो इसका आंसर ए सी बी आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, कॉल स्टैक, और इसके साथ में स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये हमारे पास में एसिंक्रोनस कोड है जो हम आउटपुट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक कॉल स्टैक होगा और एक हमारे पास में कॉल बैक क्यू होगा। तो स्टैक में जाने की बजाय जो i इज इक्वल टू 1 है वो कहाँ जाएगा, कॉल बैक क्यू में, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कोड है, ठीक है। अब आगे i प्लस प्लस हुआ तो i इज इक्वल टू 2 हो गया। i इज इक्वल टू 2 भी हमने देखा एसिंक्रोनस कोड है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इस कॉल बैक क्यू में। अब एक चीज ध्यान से समझो, हमारे पास में यहाँ वेर वेरिएबल यूज हुआ है। अब वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, इसका मतलब आई अगर 2 पे अपडेट हुआ है तो हर जगह का आई 2 हो गया होगा, जो भी पीछे आ चुका है। तो ये आई भी अभी 2 बन चुका होगा, ठीक है। अब अगेन जब हम आई इक्वल टू 3 हुआ तो ये आई आ गया इसके अंदर कॉल बैक क्यू के। तो आई जब यहाँ पे 3 अपडेट हुआ ना, तो अब हर जगह वो 3 अपडेट हो गया होगा, क्योंकि वेर वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और ये भी 3 हो चुका होगा। अब इस वाले कॉल के बाद में आई 4 हो जाएगा, तो वो भी कॉल बैक क्यू में आएगा और हर जगह का आई 4 में अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आई जब 5 हुआ होगा तो हर जगह का आई 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। अब इस कॉल के बाद में आई 6 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। तो इस खत्म होने के साथ में हर जगह का आई 6 हो गया होगा, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 6 6 6, 5 बार 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें ये समझ में आई वेयर का कितना ज़्यादा यूज है। यहाँ पे लेट करके देखना, फिर मुझे रिजल्ट बताना क्या आता है। इसके बाद में इस सिंक्रोनस कोड का कॉन्सेप्ट भी आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं कि आंसर हमारा 5 बार 6 आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पे रीज़न भी मैंने लिखा है कि वेयर इज ग्लोबली स्कोप्ड, और उसकी वजह से यहाँ पे 6 6 6 6 प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर हम लेट लिखते तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 होता, क्योंकि हर बार एक नया लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड है, तो हर बार वो अपने आप को यूनिक दिखता, U1 का 1 ही रहता। ये जो लेट आई होता है ये एक नया स्कोप है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमें पता है लेट वेरिएबल रीडिक्लेयर सेम स्कोप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाला है, एसिंक्रोनस टेक्निक के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है
कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सेट टाइम आउट का मतलब होता है कि अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं थोड़ा डिले करवाने में। तो set timeout is used to execute a function or a piece of code after a specific delay। एक पर्टिकुलर जो हम सेकंड पास करेंगे या टाइम पास करेंगे उतने ड्यूरेशन बाद वो कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये सेट टाइम आउट करता है। इट शेड्यूल अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड फंक्शन आफ्टर अ गिवन टाइम डिले। ठीक है, और उसको मिली सेकेंड में हम लोग टाइम पास करते हैं। आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड टाइमर इज क्लियर्ड। इसका कॉल करने का तरीका आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हो। तो सेट टाइम आउट का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर डिले के बाद में हम एक बार कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन सेट इंटरवल क्या होता है, तो सेट इंटरवल ऐसा समझिए कि हमें अगर किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बार बार एग्जीक्यूट करना है, उस केस में सेट इंटरवल यूज होता है। यही इसका मेन डिफरेंस है कि बार बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। और बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। अब ये जितना सेकंड पास हुआ है उतने ड्यूरेशन पे ये बार बार ये कॉल होता रहेगा, लेकिन सेट टाइम आउट सिर्फ एक बार कॉल होता है। करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक क्या होता है। तो कॉल बैक आसानी से समझते हैं कि ये एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि आर्गुमेंट के तरीके से पास किया जाता है एक दूसरे फंक्शन में, और they are commonly used in asynchronous operation to specify what should happen after a task is completed। ऐसा समझो इसको कि हमारे पास में एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में हम कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में मान लो कोई चीज़ कॉल हुई है या कुछ आउटपुट हमने दिखाया है। अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद कुछ और टास्क परफॉर्म हो, तो वो जो टास्क है उसी को कॉल बैक बोलते हैं। कि जब ये कोड कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास में आर्गुमेंट में एक अगेन फंक्शन हो जिसको हम कॉल बैक बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो कि हमने ग्रीट फंक्शन के अंदर क्या किया है, पीटर कॉल किया है, सॉरी पीटर पास किया है, तो नेम वेरिएबल में पीटर सेव हो गया। और कॉल बैक में क्या सेव होगा, ये पूरा का पूरा कॉल मी फंक्शन। इसका ये मतलब है जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकें। ये देखो, ये कॉल बैक फंक्शन हमने कॉल कर लिया, कहने का मतलब इसका आउटपुट आने के बाद क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो ये टास्क है। तो ये यूज करते हैं हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने में। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कॉल बैक हिल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। आइए समझते हैं। कॉल बैक हिल जो होता है वो नेस्टेड कॉल बैक्स होते हैं, स्टैक्ड बिलो वन अनदर फॉर्मिंग अ पिरामिड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर अगेन एक कॉल बैक फंक्शन है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अगेन एक कॉल बैक फंक्शन है, और ऐसे मल्टीपल लेयर्स में हर बार एक कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि नेस्टेड कॉल बैक की वजह से ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, रीड करने में बहुत दिक्कत होती है इसको। तो एवरी कॉल बैक डिपेंड्स एंड वेट फॉर प्रीवियस कॉल बैक, देयर बाय मेकिंग अ पिरामिड स्ट्रक्चर दैट अफेक्ट द रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड। और इसी को हम क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, कॉल बैक हेल्प। ठीक है, कॉल बैक हेल्प। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कॉल बैक हेल्प का, तो कॉल बैक हेल्प को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये देखो ज्यादातर ये जो रीडेबिलिटी के लिए होता है कि रीडेबल नहीं होता ये कोड, समझ में कम आता है। तो वहां पे हम कमेंट्स लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट फंक्शंस इनटू स्मॉलर फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शंस में इसको तोड़ सकते हैं। प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसिंग का वेट यूज कर सकते हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास में प्रॉमिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये इतना हेल्पफुल होता है कि ये जो कॉल बैक हेल वाली सिचुएशन है ये दूर हो जाती है। ये यूज किया जाता है टू मैनेज एंड वर्क विथ एसिंक्रोनस कोड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे एंड मेकिंग इट इजियर टू रीड, राइट एंड रीजन अबाउट एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो इसका यही कहने का मतलब है कि रीडेबिलिटी वगैरह सब अच्छे से इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगता कोड देखने में। अब जो प्रॉमिस होता है, देखो रियल लाइफ में भी प्रॉमिस तीन तरीके के होते हैं, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी तीन स्टेट्स होती हैं। पहला होता है या तो प्रॉमिस जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगा, मतलब अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो आप निभाओगे, पहली चीज ये होती। दूसरी ये होती है कि आप वेट करवा रहे हो, अभी तक आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो,
तो वो पेंडिंग स्टेट चला जाता है। और तीसरा स्टेट होता है कि आपने उसका जो प्रॉमिस है तोड़ दिया है, मतलब रिजेक्ट हो गया है। तो ये 3 स्टेट जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग प्रॉमिस का यूज़ कर सकते हो। प्रॉमिस के बाद में ये बताना है कि जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जब ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में डॉट देन की हेल्प से हम कहते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमने डेटा आउटपुट करवा दिया कॉल बैक में, और इसके बाद में अगर कुछ एरर्स आते हैं तो उसको डॉट कैच की हेल्प से हमने कैच कर लिया। अब इसी के साथ में हम असिंक अवेट भी देख लेते हैं कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो असिंक जो होता है और अवेट जो होता है, अगर कहीं भी लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है, एसिंक्रोनस कोड है वो। अब इसके लिए क्या होता है कि एसिंक के कीवर्ड का यूज करते हैं हम, और जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब अवेट जो कीवर्ड होता है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तभी यूज होता है जब हम एसिंक पहले से यूज कर रहे होते हैं फंक्शन में। अवेट का काम क्या होता है कि ये एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, किसके एग्जीक्यूशन को, जो एसिंक फंक्शन होता है। और जब तक प्रॉमिस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। अब अगर प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है, उस केस में ये जो है एरर थ्रो करता है, जिसको हम डॉट कैच जो अभी मैंने बताया था वहाँ, या ट्राई कैच, दोनों की हेल्प से हम लोग उस एरर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये रहा स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये फेच डेटा कॉल किया है। अब ये एक क्या है, अगर हम देखें तो ये सिंक्रोनस फंक्शन है, जहाँ पे हमने ये कहा है कि फेच डेटा में जो भी चीज़ें हैं वो परफॉर्म होने के बाद में देन में क्या हो, कॉल बैक में डेटा हमारा प्रिंट हो जाए, और अगर कुछ एरर आया तो एरर कंसोल हो जाए। तो उस केस में अगर देखो तो यहाँ एसिंक नाम का कीवर्ड है, तो मतलब एसिंक्रोनस कोड है ये। इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स में क्या किया है, कोशिश किया है फेच करने की एक एपीआई। अब ये एपीआई थोड़ा टाइम ले सकता है, इसके लिए हमने अवेट कीवर्ड लगाया है कि जब तक इस एपीआई का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये इसका वेट करेगा। और यहाँ पे देखो, डेटा के अंदर हमने इसका रिस्पॉन्स सेव करके रख लिया और डेटा को रिटर्न कर दिया। अब अगर डेटा हमको मिला होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास में एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ये है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी इंटरव्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, एसिंक और डिफर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे एसिंक का मतलब होता है जो कि स्क्रिप्ट टैग के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये कब एग्जीक्यूट होगा। देखो, व्हेन द async attribute is present, the script is executed asynchronously with the rest of the page. Script will be executed while page continue parsing. अब जैसे मान लो ये हमारा HTML पेज है, और ये हमारा स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमने टैग लगा के एक जावास्क्रिप्ट की फाइल इसमें मेंशन कर रखी है src के अंदर। तो ये जब हमारा पेज लोड हो रहा है ना, इसी के साथ में ये स्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगी जब भी ये अवेलेबल होगा, विदाउट ब्लॉकिंग द रेंडरिंग ऑफ द पेज। इफ मल्टीपल स्क्रिप्ट विथ async attribute आर प्रेजेंट, they may be executed in order depending on when they finish loading। तो बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट होता हमारा कॉल बैक स्टैक और क्यू वाल, उसके तरीके से रिलेट कर सकते हो यहाँ पे कि एसिंक लिखने का यही मतलब है कि बिना ब्लॉक किए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पेज के साथ में। लेकिन अगर हमने डेफर लिख दिया तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन डेफर एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट, स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज फुली पार्स्ड। मतलब जब तक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से पार्स नहीं हो जाएगा तब तक हमारा स्क्रिप्ट ये लोड नहीं होगा। द डिफर एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज्ड व्हेन स्क्रिप्ट रिलाइज ऑन द डोम। कहने का मतलब अगर स्क्रिप्ट जो है वो यूज कर रहा है फुल डोम स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो हमारा स्क्रिप्ट बाद में ही लोड होना चाहिए क्योंकि वो यूज कर रहा है ना उसको। तो यहाँ पे हम डेफर यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो इंटरव्यूअर्स का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, डीबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब इस क्वेश्चन में अब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास में एक सर्च बार है। अब इस सर्च बार में हमको कुछ सर्च करना है, लेट अस सपोज कोडिंग सर्च करना है। तो देखो, डिबाउंसिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं 300 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डिबाउंसिंग होता है वो दो कैरेक्टर के बीच में अगर 300 मिली सेकेंड का फासला है तो डिबाउंसिंग होता है। और इसमें कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे अगर तुमने तेजी से CODING लिख दिया और ये लिखते टाइम में किसी भी दो कैरेक्टर के बीच का जो टाइम डिफरेंस हो 300 मिली सेकेंड से कम है, तो हमारा
जो एपीआई कॉल है वो नहीं जाएगा पीछे सर्वर पे, या ऐसा बोल सकते हो सर्च करने नहीं जाएगा, क्योंकि डिबाउंसिंग यही यूज करता है फैक्ट। वो यही तरीका होता है जिसमें हम मल्टीपल एपीआई कॉल करने से बचते हैं। ये लिमिट करता है रेट को। कैसे? देखो, अगर तुमने सी लिख दिया, फटाफट ओ लिख दिया, डी लिख दिया, आई लिख दिया, एन लिख दिया, जी लिख दिया, अगर इनके बीच के जो कैरेक्टर लिखने का ड्यूरेशन है वो 300 मिली सेकंड से कम है तो एपीआई कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने सी लिखा और तुम 300 मिली सेकंड तक वेट करने के बाद ओ लिख रहे हो ना, तो इसके बीच में एपीआई कॉल जा चुकी होगी। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा डिबाउंसिंग क्या होता है, कि दो कैरेक्टर के बीच में जो टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो, के बीच में अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को वो क्रॉस कर देता है तभी एपीआई कॉल होगा। अदरवाइज मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस होता, जैसे मान लो कोई एक वर्ड होता जिसमें 1000 कैरेक्टर है। अब अगर तुम फटाफट 1000 कैरेक्टर, किसी भी दो कैरेक्टर के बीच का जो डिफरेंस हो 300 मिली सेकेंड नहीं होता बल्कि उससे कम होता, तुमने 1000 पूरे वर्ड्स लिख दिए, तो वो एक भी एपीआई कॉल नहीं जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं किए और 300 मिली सेकेंड क्रॉस होता रहा हर कैरेक्टर के बीच में, तो उतने कॉल्स लगते रहेंगे। तो ये होता है हमारे पास में डिबाउंसिंग। लेकिन अगर हम बात करें थ्रोटलिंग की, तो थ्रोटलिंग ऐसा समझ सकते हो जैसे अभी हमने सेट इंटरवल पढ़ा था ना, कुछ उसका यूज ऐसा समझ सकते हो कि थ्रोटलिंग में क्या होता है, अगर टाइम ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड है तो तुम की को प्रेस करो या ना करो, वो कॉल जाएगी ही जाएगी। जैसे मान लो तुमने सी लिख के ओ फटाफट लिख दिया, डी लिख दिया, आई लिख दिया। अब स्टार्टिंग तुमने सी से की थी और 300 मिली सेकेंड टाइम किसी भी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो गया, तो वहां पे एक कॉल कर देगा। अब चाहे तुम लिख रहे हो या ना लिख रहे हो। तो ये होता है हमारे पास में थ्रोटलिंग। आई होप अब तुम्हें डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब टाइम आ गया है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करने का, जो कि है हमारे पास में स्प्रेड एंड रेस्ट पैरामीटर। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि जो सिंटैक्स होता है ना स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन इनका पर्पस डिफरेंट होता है। अब जो स्प्रेड पैरामीटर होता है उसको 3 डॉट से हम डिनोट करते हैं। It is used to expand the elements of an iterable like an array into individual elements. Spread syntax allows you to create a new array, मतलब एक नया array बनाता है या object भी कह लो, using elements from an existing array or object, and it is particularly useful for passing multiple arguments to a function or combining arrays या object। देखो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास में एक एरे 1 है, एक एरे 2 है। अब अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं जो कि 3 डॉट से डिनोट होता है, तो कैसे करेंगे? तो ये एक नया एरे बन गया हमारे पास में, जिसमें हमने जब ट्रिपल डॉट एरे 1 लिखा ना, तो ये जो 1 टू 3 एरे है ये यहाँ पे एक्सपेंड हो गया 1 टू 3 में। और ये जो एरे 2 है इसमें अगेन सारे एलिमेंट एक्सपेंड हो गए 4 5 6 में। ये एक नया एरे बन गया। तो स्प्रेड पैरामीटर क्या करता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं एरे में इसको एक्सपेंड, या कह सकते हो इसको नए एरे में आ जाता है वो एलिमेंट सेपरेट होके। तो ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है। अब रेस्ट पैरामीटर क्या होता है? अगेन इसका सिंटेक्स भी 3 डॉट ही होता है। रेस्ट पैरामीटर जैसा नाम से ही लग रहा है, जो एलिमेंट बच गए उनको यूज करने के लिए रेस्ट यूज होता है। स्प्रेड क्या होता है? सारे एलिमेंट को एक्सपेंड कर देता है। और रेस्ट क्या होता है? यूज टू रिप्रेजेंट एन indefinite number of argument as an array. They are used in function definition to collect all the remaining argument into a single argument. Let us suppose ऐसा समझो तुम, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन। हाँ, पहले ये पॉइंट समझ लो। कैसे जानोगे कि कोई चीज रेस्ट है या स्प्रेड है? तो जो रेस्ट पैरामीटर होता है वो हमेशा एक लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट था, तो हम इजिली बता सकते हैं कि ये रेस्ट, या ऐसा भी बोल सकते हो कि स्प्रेड पैरामीटर है। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारा ये पैरामीटर लास्ट को छोड़ के और किसी प्लेस पे होता तो वो स्प्रेड पैरामीटर में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है सारे रिमेनिंग आर्गुमेंट्स को। मान लो तुमने सम कॉल किया 1 2 3 4 5, और तुम्हारा ये जो सम फंक्शन है कुछ ऐसे होता, a कॉमा b कॉमा डॉट 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 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 जो है a में स्टोर हो जाएगा, b में 2 स्टोर हो जाएगा, और डॉट डॉट नंबर्स में रिमेनिंग आर्गुमेंट्स जो है हमारे वो स्टोर हो जाएंगे। समझ आई बात? इसका मतलब ये कलेक्ट करता है ऑल द रिमेनिंग आर्गुमेंट। ठीक,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइयर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो हाइयर ऑर्डर फंक्शन ऐसा समझो कि वो ऐसा फंक्शन होता है जो आर्गुमेंट में या तो कोई फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फंक्शन है वो रिजल्ट में एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा हो। तो ये हमारा हाइयर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हाइयर ऑर्डर फंक्शन नाम से फंक्शन लिखा है और इसके अंदर एक फंक्शन पास किया है। अब जैसे ही मैंने फंक्शन पास किया तो ये HOF हो गया। ठीक है, ये हाइयर ऑर्डर फंक्शन का एग्जांपल है। और अगर ये जो फंक्शन है ये सिंपली कंसोल की बजाय एक रिटर्न कर रहा होता है, एक अगेन एक फंक्शन, तो ये भी एक हाइयर ऑर्डर फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इवेंट डेलीगेशन क्या होता है? तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझसे पर्सनली इंटरव्यू में पूछा भी गया था। तो इवेंट डेलीगेशन एक टेक्निक होती है जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे वेयर यू अटैच एन इवेंट लिसनर टू अ पेरेंट एलिमेंट instead of attaching it to the individual child, and this allows you to listen for the event that bubble up from the child element to the parent, reducing the number of event listener needed, especially for a large number of child element. अब देखो मुझे पता है कि ये पढ़ के तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास में कई डिव हैं। डिव तो आई होप पता होगा कि कंटेनर है, ये div 1 है, ये div 2 है, ये div 3 है। अब 3 का अगर पेरेंट देखूं तो 2 है, 2 का पेरेंट 1 है। कहने का मतलब ये इधर की तरफ जाऊं तो एंसेस्टर्स हैं, और अगर इधर की तरफ जाऊं तो ये चाइल्ड्स कह सकते हो। अब मान लो तुम्हें चाइल्ड, ये जो चाइल्ड लिप्स है इनके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाना है, मतलब कुछ टास्क परफॉर्म करना है। तो तुम क्या करोगे, पहले चाइल्ड 3 को टारगेट करोगे, फिर 2 को, फिर div 1 को। तो ऐसे तुम्हें मल्टीपल जो है वो इवेंट लिस्टनर लग सकते हैं। लेकिन इवेंट डेलीगेशन टेक्निक क्या होती है, हमें पता है अगर हम पेरेंट पे अगर हम कोई ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे तो वो जो उसका फ्लो होता है वो नीचे की तरफ जब जाते हुए सारे चाइल्ड को कवर कर लेगा। तो कहने का मतलब मल्टीपल ऐड इवेंट लिस्टनर की जगह हम एक सिंगल लगा सकते हैं पेरेंट के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल ले लो इवेंट डेलीगेशन का। जैसे कि हमको क्या चाहिए कि जब भी हमारा इस लिस्ट पे क्लिक करें, चाहे वो item 1 हो, चाहे item 2 हो, चाहे item 3 हो, तो वो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लगाओगे कि ऐड इवेंट लिस्टनर ई लिस्ट पे लगाओगे तो वो 3 प्रिंट होगा, यहाँ पे लगाओगे तो 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो 3 ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हमने क्या किया, डायरेक्ट पेरेंट को ही टारगेट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास में यूएल है, इसके बाद में ये एल आई है, इसके बाद में ये एल आई है, और इसके बाद में ये एल आई है। ये क्या करेगा, इसका फ्लो ऐसे कुछ नीचे की तरफ आता होगा। तो एक इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दोगे ना, तो ये सारे चाइल्ड पे भी कॉल हो जाएगा। जब जब तुम इस पे क्लिक करोगे, इस पे तो अलग से इवेंट लिस्टनर लगाने की जरूरत नहीं है। यही होता है ऐड इवेंट लिस्टनर। अगर तुम्हें और प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो, लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, इवेंट बबलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास में कंटेनर 1 है, इसके अंदर हमारे पास में कंटेनर 2 है, इसके अंदर में कंटेनर 3 है। तो अगर तुम देखो तो ये हमारा रूट एलिमेंट मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे डिप्स हैं। इवेंट बबलिंग एक मैकेनिज्म होती है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पे अगर कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो बबल अप होता है। जैसे मान लो, ऐसा समझो तुमने इस 3 नंबर जो चाइल्ड है, इस 3 पे तुमने क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि ये इवेंट बबलिंग क्या हो रही होगी कि ये जो क्लिक तो यहाँ किया है, लेकिन ये फ्लो कैसे होगा, अंदर से बाहर की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये क्लिक तुमने इस पे किया, अब इसका जो फ्लो है वो डोम में किस तरीके से दिखाई देगा कि पहले 3 पे, फिर वो इवेंट 2 पे ट्रिगर होगा, फिर वो इवेंट 1 पे क्लिक होगा, ऐसे ऐसे मतलब वो डोम में ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं इवेंट बबलिंग। यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये एग्जाम्पल को भी अच्छे से देखना, फिर समझ आ जाएगा इवेंट बबलिंग। जो मैंने समझाया एक्चुअली इवेंट बबलिंग यही है, लेकिन ये जब कोड देखोगे एग्जाम्पल तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके साथ में अगर हम इवेंट कैप्चरिंग की बात करते हैं, तो ये भी एक मैकेनिज्म है, या ऐसा बोल सकते हो फ्लो है, जिसमें ये बिल्कुल इवेंट बबलिंग का अपोजिट होता है। वहां पे जैसे क्या हुआ था, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो जा रहा था, इवेंट कैप्चरिंग में बाहर से यहाँ से अंदर की तरफ आता है, बस इतना ही फर्क होता है। यहाँ पे अगेन ये एग्जांपल देख सकते हो। चलो ये एग्जांपल मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास में एक आउटर डिव है, एक इनर डिव है। ये हमारे पास में आउटर, ये हमारे पास में इनर, ये आउटर, ये इनर।
अभी हुआ क्या कि हमने गेट एलिमेंट बाई आउटर और इनर को टारगेट कर लिया, और हमने आउटर पे एक इवेंट लगाया क्लिक का, जिसमें हमने कंसोल लॉग किया है आउटर एलिमेंट इज क्लिक। इसके बाद में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है कि तुमने देखा होगा जो इवेंट बबलिंग था उसमें मैंने कोई सेकंड पैरामीटर यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं कि सेकंड पैरामीटर का यूज ही इसीलिए होता है कि कैप्चर ऑप्शन को ट्रू करना होता है। अब अगर तुमने ट्रू कर दिया है और तुमने क्लिक किया क्लिक मी को, तो कायदे से तो ये इनर डिप के अंदर है तो इनर वाला पहले कॉल होना चाहिए, लेकिन कैप्चर ट्रू है तो इसका मतलब फ्लो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। क्लिक तो तुम ये करोगे, बट फ्लो ऊपर से इस डिप की तरफ आएगा। तो ऊपर जो है वो पहले आउटर आ रहा है, तो इसलिए आउटर पहले जो है वो प्रिंट होगा, फिर ही हमारा क्या होगा, हमारा इनर वाला क्लिक होगा, मतलब प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस समझ आता है बबलिंग और कैप्चरिंग में। बबलिंग का फ्लो क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, और कैप्चरिंग का बाहर से अंदर की तरफ। ये डिस्टिंग्विश कैसे किए जाते हैं, ये पैरामीटर की हेल्प से। ये जो सेकंड पैरामीटर होता है अगर इसको ट्रू मार्क कर दोगे तो वो इवेंट कैप्चरिंग हो जाता है, और अगर वो ट्रू मार्क नहीं है तो वो इवेंट बबलिंग होता है। अब हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझसे पर्सनली इंटरव्यू में पूछे भी गए थे, फ्रंट एंड इंटरव्यू में। तो अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर तुम खुद से निकाल सकते हो गूगल वगैरह से। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कुकी लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था फ्रंट एंड का ऑन कैंपस, उसमें ये चीज़ मुझसे पूछी गई थी। इसके बाद डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं नल और अनडिफाइंड का, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद मैंने वीडियो में बताया कि कंपाइल और इंटरप्रेटेड कैसा होता है जावास्क्रिप्ट, ये दोनों ही होता है। वैसा क्यों होता है ये चीज़ सर्च करो। पॉलीफिल क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है, लेकिन बहुत से इंटरव्यूअर इसको भी पूछ लेते हैं। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ 1 + 2 + कैरेक्टर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जाके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसका सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि तुम सर्च करके इसको देखो और समझो। स्लाइस वर्सेस स्प्लाइस क्या होता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लो, जिससे तभी तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ आएगी। और अगर तुमने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो फिर इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी तुम्हें ईजी लगेंगे। मतलब इतना ईजी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बेस तुम्हारा अच्छा है, सॉलिड है, तो तुम उसको ईजिली लर्न कर पाओगे। आई होप इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश की है कि सबसे अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझसे पर्सनली पूछे गए थे। और इस पीपीटी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।